तमिलनाडु में आर्य ब्राह्मणों के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वर्चस्व को तोड़ने में पेरियार की मुख्य भूमिका रही है। जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्होंने बहुजनों को उनका हक दिलाया। फुले, आम्बेडकर और पेरियार आधुनिक युग में बहुजन चिंतन परंपरा के आधार स्तंभ हैं। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर 17 सितंबर 1879 से 24 दिसंबर 1973। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर का जन्म दक्षिण भारत के ईरोड, तमिलनाडु नामक स्थान पर 17 सितंबर 1879 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम वेंकटप्पा नायकर तथा माताजी का नाम चिन्नाबाई था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र, वेंकटप्पा नायकर एक बड़े व्यापारी थे। धार्मिक कार्यों, दान व परोपकार के कार्यों में अत्यधिक रुचि रखने के कारण उन्हें उस क्षेत्र में अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। पेरियार रामास्वामी नायकर की औपचारिक शिक्षा चौथी कक्षा तक हुई थी। 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने पाठशाला को सदा के लिए छोड़ दिया। पाठशाला छोड़ने के पश्चात वे अपने पिताजी के साथ व्यापार के कार्य में सहयोग करने लगे। इनका विवाह 19 वर्ष की अवस्था में नागम्मई के साथ संपन्न हुआ। पेरियार रामास्वामी का परिवार धार्मिक तथा रूढ़िवादी था, लेकिन अपने परिवार की परंपराओं के विपरीत पेरियार रामास्वामी किशोरावस्था से ही तार्किक पद्धति से चिंतन मनन करने लगे थे। इनके घर पर अक्सर धार्मिक अनुष्ठान एवं प्रवचन होते रहते थे। रामास्वामी अपने तार्किक प्रश्नों से अनुष्ठानकर्ताओं को अक्सर संकट में डाल देते थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ पेरियार अपनी वैज्ञानिक सोच पर और दृढ़ होते गए। परिणामस्वरूप परिवार की अंधविश्वास युक्त एवं ढकोसले वाली बातें एक के बाद एक रामास्वामी के प्रहार का निशाना बनने लगी। जो भी कार्य उन्हें अनावश्यक लगता था या तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, उसे अवश्य ही बंद करने का प्रयत्न करते। उदाहरण स्वरूप स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण बाली या हंसुली को वे बंधन या गुलामी का प्रतीक मानते थे। अतः उन्होंने अपनी पत्नी के गले से भी हंसुली उतरवा दिया था। अपनी पत्नी व परिवार के अन्य सदस्यों को वे मंदिर भी नहीं जाने देते थे। वे अक्सर अपने अस्पृश्य मित्रों को परिवार की परंपरा के विरुद्ध अपने घर बुलाते और साथ में भोजन करते। पेरियार रामास्वामी का धर्म विरुद्ध आचरण उनके परिवार के लोगों को खटकने लगा। एक सफल व्यापारी होने के कारण उनके पिताजी ने जो सम्मान और श्रद्धा अर्जित की थी, वह धीरे धीरे घटने लगी। विशेष रूप से उनके पिताजी वेंकटप्पा नायकर को अपने धर्माचरण तथा विश्वास इतने प्रिय थे कि वे अपने पुत्र तथा व्यापार सभी को तिलांजलि दे सकते थे। मतभेदों ने शीघ्र ही छिट-पुट कहासुनी तथा विरोधों का रूप धारण कर लिया। अंततः रामास्वामी ने पितृगृह छोड़ने का निश्चय कर लिया। गृहत्याग के पश्चात रामास्वामी कुछ दिनों तक इधर उधर घूमते रहे। बहुत दिनों तक वे सन्यासियों के साथ सन्यासी बनकर रहे। इस जीवन में उन्हें अपना स्वास्थ्य बिगड़ने के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त न हो सका। अंततः उन्होंने सन्यास जीवन त्याग दिया और पुनः अपने घर लौट आए। 1000 से भी अधिक ताड़ के पेड़ कटवा दिया, क्योंकि नशाबंदी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता का ताड़ के पेड़ों का मालिक बने रहना हास्यास्पद था। इसी प्रकार अदालतों का बहिष्कार आंदोलन में रामास्वामी ने सहर्ष भारी आर्थिक हानि उठाना पसंद किया। रामास्वामी के पास उस समय लगभग 50,000 रुपए के प्रोनोट व दस्तावेज आदि थे, जिन्हें सरकारी अदालतों की सहायता से ही प्राप्त किया जा सकता था। उन्होंने अदालतों का बहिष्कार आंदोलन को सार्थकता प्रदान करने के लिए प्रोनोट व दस्तावेजों को फाड़कर फेंक दिया। इस आर्थिक हानि की उन्होंने कभी चर्चा भी नहीं की। वाइकोम आंदोलन, जो अछूतों के अधिकारों के लिए कांग्रेस ने चलाया था, का नेतृत्व भी रामास्वामी नायकर ने ही किया तथा उनके गिरफ्तार होने के पश्चात उनकी पत्नी नागम्मई एवं एस रामनाथन ने नेतृत्व की बागडोर संभाली। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप अछूतों के अधिकारों को स्वीकार किया गया और उनके स्वतंत्र आवागमन पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए गए।
जिस प्रकार रामास्वामी कांग्रेस के आंदोलनों में अपना सर्वस्व छोड़कर शामिल हो गए थे, उसी प्रकार कांग्रेस से मतभेद होने पर 1925 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। 1931 में उन्होंने रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस तथा मध्य पूर्व के अन्य देशों का भ्रमण किया। उन्होंने रूस के कल कारखाने, कृषि फार्म, स्कूल, अस्पताल, मजदूर संगठन, वैज्ञानिक शोध केंद्र, उत्तम कला केंद्र संस्थाओं का अवलोकन किया और बहुत प्रभावित हुए। 1925 में कांग्रेस के परित्याग के पश्चात रामास्वामी ने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की। 1926 में उन्होंने अपना संबंध जस्टिस पार्टी से जोड़ा, जो वहां की एक अब्राह्मण पार्टी थी। वहां रहकर उन्होंने अस्पृश्य और पिछड़ी जातियों की उन्नति के लिए अटूट प्रयत्न किया। 1938 में उन्हें सर्वसम्मति से जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। कुछ समय के लिए स्वाभिमान आंदोलन और जस्टिस पार्टी ने एक दूसरे के साथ घुल मिलकर कार्य किया। 1944 में उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन और जस्टिस पार्टी के गठबंधन से द्रविड़ कशगम नामक संस्था की स्थापना किया। 1951 में तमिलनाडु सरकार का सांप्रदायिक जियो सरकारी आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिए जाने का रामास्वामी ने प्रबल विरोध किया। फलस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 15 व 16 में संशोधन किया गया। 15 दिसंबर 1973 को वेल्लोर के एक अस्पताल में पेरियार रामास्वामी ने अंतिम सांसें ली। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के विचार। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के विचारों का उल्लेख करने के पूर्व उनके समय के तमिलनाडु प्रदेश की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। उस समय तमिलनाडु की सामाजिक संरचना उत्तर भारत की सामाजिक संरचना से कुछ भिन्न थी। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शिखर पर स्थिति ब्राह्मणों के पास सभी अधिकार केंद्रित थे। शेष लगभग 93% शूद्र एवं अतिशूद्र सभी प्रकार के मानवीय अधिकारों से वंचित थे। यहाँ पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि तमिलनाडु में क्षत्रियों की संख्या कुछ राजघरानों तथा वैश्यों की संख्या कुछ व्यापारिक परिवारों तक सीमित थी। दक्षिण भारत में अस्पृश्यता अपने विभत्स रूप में प्रचलित थी। इन सामाजिक परिस्थितियों से पेरियार के विचार बहुत प्रभावित हैं। स्वाधीनता का यह अभिप्राय होगा कि हमने विदेशी मालिक की जगह भारतीय मालिक को स्वीकार कर लिया है। उनका सोचना था कि यदि इन समस्याओं का समाधान स्वाधीनता प्राप्ति के पहले नहीं किया गया तो जाति व्यवस्था और उनकी बुराइयां हमेशा बनी रहेंगी। उनका कहना था कि राजनैतिक सुधार से पहले सामाजिक सुधार होना चाहिए। हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार दलितों एवं शूद्रों का राज्य संस्था के संचालन में हस्तक्षेप वर्जित था। आधुनिक भारत में महात्मा ज्योतिराव फुले ने राजनैतिक क्षेत्र में दलितों एवं शूद्रों के लिए प्रतिनिधित्व की मांग की थी। पेरियार रामास्वामी ने भी दलितों एवं शूद्रों के लिए राजनैतिक क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने का विचार व्यक्त किया। स्वतंत्रता आंदोलन के समय पेरियार ने कांग्रेस के सम्मेलन में जनसंख्या के अनुपात में नौकरियों में प्रतिनिधित्व संबंधी प्रस्ताव स्वीकृति कराने का प्रयास किया था। 1950 में तत्कालीन मद्रास सरकार ने पेरियार की सलाह पर नौकरियों में दलितों पिछड़ों के लिए 50% स्थान सुरक्षित करने का निर्णय लिया। मद्रास सरकार के इस निर्णय को उच्च वर्णीय व्यक्तियों द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने मद्रास सरकार के उक्त जीओ को यह कहते हुए शून्य घोषित कर दिया कि यह जीओ मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया। यह याचिका मद्रास राज्य बनाम चंपक दुरई राजन के नाम से जानी जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय विधि मंत्री थे। नौकरियों में आरक्षण के लिए किया गया उनका संघर्ष निष्फल हो गया। रामास्वामी पेरियार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध विशाल आंदोलन चलाया और संविधान में संशोधन की मांग की।
फलस्वरूप संविधान में प्रथम संशोधन 18 जून 1951 को हुआ, जिसमें अनुच्छेद 15 व 16 को संशोधित किया गया। रामास्वामी पेरियार का मत है कि सरकार को सामाजिक समानता एवं एकता स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। वे सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों के नियंत्रण में सरकार को संचालित करने का विचार व्यक्त करते हैं। रामास्वामी नायकर के अनुयायियों ने उन्हें थंथाई, पिता, पेरियार, महान की उपाधियों से विभूषित किया। यूनेस्को ने उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात जैसे विशेषण से सम्मानित किया। मृत्योपरांत यूनेस्को ने जो शील्ड प्रदान किया उस पर पेरियार नए जमाने का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात, समाज सुधार का जनक और अज्ञानता, अंधविश्वास व निरर्थक प्रथाओं का यम अंकित है। इस अवार्ड द्वारा ईवी रामास्वामी की उपलब्धियों और प्रयासों को यूनेस्को ने मान्यता प्रदान किया है।